नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। अलर्ट। जी हां, इस एपिसोड में हम इसी शब्द पर बात करने वाले हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो हम आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया है कि देश में ऐसे 12 राज्य हैं जहां आईएस के आतंकी सबसे अधिक सक्रिय हैं। इस फहरिस्त में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले 6 महीनों के दौरान 138 आतंकवादियों को मार गिराया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का यह बयान निश्चित तौर पर किसी बड़े संकट की संभावना की ओर इशारा करता है। मध्य प्रदेश भी आतंक की इन घटनाओं से अछूता नहीं रहा है। समय समय पर विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों के तार मध्य प्रदेश से जुड़ते रहे। इसलिए सबसे पहले देखिए इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश शांति के टापू के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस टापू के भीतर सुलगता हुआ लावा कैद है। मध्य प्रदेश के तार कई आतंकी घटनाओं से जुड़ते रहे हैं। 26 जनवरी 1996 को आतंकवादी संगठन ने लाल परेड मैदान में बम विस्फोट का प्रयास किया था, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात के चलते कोई जनहानि नहीं हुई थी और आतंकी बिजली नगर कॉलोनी में बम छोड़कर भाग गए थे। भोपाल में हर साल इज्तिमा का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग शिरकत करते हैं। इस आयोजन के दौरान भी 2 बार आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। पहली बार भोपाल रेलवे स्टेशन तो दूसरी बार ईंट खेड़ी यानी इज्तिमा स्थल के बहुत करीब एक पुलिया के नीचे से बम बरामद किए गए। अंडरवर्ल्ड से भी बार बार मध्य प्रदेश का नाम जुड़ता रहा है। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का फर्जी पासपोर्ट भी यहीं बना था। और अब बात सिमी यानी स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट इंडिया की, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है जिसे 9/11 के हमले के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसका खासा दखल मध्य प्रदेश के कई शहरों जैसे खंडवा, उज्जैन, बुरहानपुर में देखने को मिल चुका है। सिमी ने खंडवा में एक पुलिसकर्मी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद ये संगठन दोबारा तब सुर्खियों में आया था जब अक्टूबर 2016 में भोपाल जेल में बंद सिमी के आतंकियों ने जेल तोड़कर भागने के दौरान जेल प्रहरी की हत्या की संगीन वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान इन आतंकियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 8 आतंकियों को मार गिराने में पुलिस को कामयाबी मिली थी। ये पहला मामला नहीं था जबकि सिमी के आतंकवादियों ने जेल तोड़कर भागने की कोशिश की हो। इससे पहले खंडवा में भी आतंकियों ने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा अहमदाबाद ब्लास्ट और जयपुर ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों ने मध्य प्रदेश में ही शरण ली थी, जिन्हें मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर अहमदाबाद और जयपुर पुलिस के हवाले किया था। अगस्त 2019 में आतंकियों के लिए फंड जुटाने वाले एक गिरोह का सत्ता में पर्दाफाश किया गया था। दिसंबर 2019 में 13 साल से बुरहानपुर को अपनी शरण स्थली बना चुके इंडियन मुजाहिदीन के सक्रिय सदस्य एजाज अकरम शेख को एटीएस की टीम ने पकड़ा था। खंडवा सिमी इकाई के प्रमुख अकील यूसुफ खिलजी, जिसके इंडियन मुजाहिदीन के साथ संबंधों के साक्ष्य मिले थे, उसे महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था। इंडियन मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकी गुलरेज मुस्तफा, जिसने मोदी की हत्या की योजना बनाने और सिमी के लिए चंदा जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मध्य प्रदेश के इंदौर का निवासी बताया जाता है। जबलपुर में भी कई लोगों को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी घटनाओं के बीच आतंकी मध्य प्रदेश की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण कभी भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हुए। कहते हैं मध्य प्रदेश में ये आतंकी स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं और इसे अपनी शरण स्थली और टेरर फंडिंग करने वाली जगह के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसके पुख्ता प्रमाण बार बार मिलते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
स्लीपर सेल एक महत्वपूर्ण शब्द होता है आतंक की इन घटनाओं को अंजाम देने के पीछे। एक विशेष ढंग से ये अपनी कार्य योजना को अंजाम देते हैं। स्लीपर सेल के सदस्य आपके आसपास किसी भी रूप में मौजूद हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं पहचान पाएंगे। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म हॉलीडे में स्लीपर सेल को बखूबी तरीके से फिल्माया गया है। तुम लोग परिवार के साथ यहाँ चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं। बहुत बड़े खतरे से टक्कर ले रहा है तू। स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा इस वक्त स्लीपर सेल्स है। ये स्लीपर सेल्स क्या है? एक ही वक्त पे ठोक दो सालों को। तुम लोग स्लीपर सेल्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके साथ ही आतंकी अलर्ट की फहरिस्त में मध्य प्रदेश का नाम शामिल होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर के क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से इस तरह का विषय जो संज्ञान में आया है वो गंभीर किस्म का विषय है और चूंकि इंटेलिजेंस से जुड़ा मामला है इसलिए विस्तार से बताना मैं अभी वर्तमान में उचित नहीं समझता। तो ये थी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया, जो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का विषय है इसलिए इस विषय पर ज़्यादा बातचीत नहीं की जा सकती। ये भी सही बात है। और अब फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत और विश्लेषण के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इस विषय से जुड़े और भी कई पहलुओं के बारे में। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेश जी, जिस विषय को लेकर के हम बैठे हुए हैं, जिस तरह से हमने देखा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक तरफ एक चेतावनी ही जारी करते हैं, प्रश्न का लिखित जवाब था लेकिन उसमें उन्होंने जो कुछ कहा वो संशय में डालने वाला था और इसके साथ ही वो एक गंभीर चेतावनी की ओर भी इशारा करता है। तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। विकास जी, आपने सही कहा। जैसा कि हमने अपने पैकेज में भी दिखाया है, मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन अभी ये ऐसा कहें कि हम बम पे बैठा हुआ है, कभी भी यहाँ कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि अब तक खुशकिस्मती रही है मध्य प्रदेश की कि यहाँ जितनी भी वारदातें करने की कोशिश की गई हैं वो असफल रही हैं। तो जैसे सिमी से लेके हमारे यहाँ आतंकवादियों से लेके लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद, ISI, सिमी, किसी अंडरवर्ल्ड, कोई भी ऐसा आतंकी संगठन नहीं है जिसके तार मध्य प्रदेश से आज तक ना जुड़े हों। देश में कहीं भी कोई भी घटना होती है मध्य प्रदेश से उसका नेटवर्क या तार जुड़ ही जाते हैं। आपने देखा कि हमने अपने पैकेज में भी दिखाया है कि 8 सिमी के आतंकियों को मार दिया गया था, यहीं मुठभेड़ में पुलिस ने मारा था। ये वो आतंकी थे, इनमें से 5 खंडवा जेल से भाग चुके थे। एक पुलिस वाले की हत्या भी की गई थी इनके द्वारा और भोपाल सेंट्रल जेल से भी भागने की कोशिश में एक सुरक्षा गार्ड को मारकर भागे थे। इसके बाद ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। ये पहली घटना नहीं है मध्य प्रदेश में, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। मैं सिलसिलेवार बताना चाहूँ आपको विकास जी, तो सबसे पहले 93-94 में जब बाबरी ढांचा ढहाया गया था, इसके बाद एक सबसे बड़ा झिरनिया हथियार कांड हुआ था मध्य प्रदेश में, जो पूरे देश में चर्चित हुआ था और इस पर इंडिया टुडे की मैगजीन ने 3 पेज छापे थे। पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था। AK-47 मिली थी तब। AK-47 मतलब बहुत बड़ा हथियार माना जाता था, पूरा जखीरा था कुएं में। इसके बाद जो यहाँ जमा करने वाला था सोहराबुद्दीन, उसको गुजरात में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। और आपको याद होगा कि तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री थे अमित शाह, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, और उनको जेल जाना पड़ा था, तड़ीपार होना पड़ा था। तब वहाँ मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। इस सोहराबुद्दीन के कथित मुठभेड़ वाले मामले में कोर्ट तक गए थे, जबकि इसका यहाँ पे हिस्ट्री सीटर था, कई रिकॉर्ड थे इसके, ISI से संबंध उजागर हुए थे। और ये हथियार यहाँ कैसे पकड़े गए थे उसकी एक पूरी कहानी थी। सारा नाम की एक महिला वहाँ पकड़ाई गई थी अहमदाबाद में। उसने बताया था कि हमने 50 AK-47 और घातक हथियार मध्य प्रदेश में भेजे हैं सोहराबुद्दीन और उनके एक साथी पप्पू के माध्यम से, ताकि ये पूरे देश में भेजे जा सकें और पूरे देश में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश थी। ऐसी बहुत सी कोशिशों में, बहुत सी घटनाओं में मध्य प्रदेश के तार जुड़ते रहे हैं विकास जी। अब ब्रजेश जी, एक और जो महत्वपूर्ण मसला यहाँ पर निकल करके आता है सिमी का।
सिमी एक अच्छा खासा नाम परिचित है मध्य प्रदेश की पूरी अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो उसमें बार बार ये नाम निकल करके सामने आता है। तो इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से बनती है, क्या कुछ इसका दखल है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी हमारे दर्शकों को बताने लायक किस्सा है। अगर जो भी किस्से आपके दिमाग में हो तो आप साझा कर सकते हैं। विकास, सिमी के किस्से, अभी ताज़ा किस्से तो आपने देखा है, मुठभेड़ में मारे गए हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में सिमी का तगड़ा नेटवर्क है। खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, मालवा निमाड़ में इसका खासा दखल है और ये स्लीपर सेल की तरह एक तरह से काम करते थे। चंदा जमा करते थे ये लोग, चंदा जुटाने के बाद आतंकी घटनाओं को देते थे। जैसे पाकिस्तान ISI से भी इनके नेटवर्क के संबंध पता चले थे और इनके कई बड़ी वारदातों में भी इनका भूमिका आई थी। अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ था, जयपुर में ब्लास्ट हुआ था, उसके आरोपी भी हमने पैकेज में भी बताया, यहाँ से पकड़े गए थे। सिमी का तगड़ा नेटवर्क रहा है और जब सिमी पे प्रतिबंध लगा, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में अब ये स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। मध्य प्रदेश से इनका खात्मा नहीं हुआ है और ये नाम बदलकर दूसरे उसमें काम कर रहे हैं। इनके कई आतंकी संगठनों से भी संपर्क मिले हैं। और अभी आपको याद होगा कि हमारी ATS जो टीम है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है जो मध्य प्रदेश की, वो भी इनको पकड़ने के लिए लगातार बात करती है और वो खुलासा नहीं करती है। भेष बदल कर रहते हैं पुलिस वाले, इनका पीछा करते हैं, निगरानी करते हैं कहाँ का नेटवर्क है इनका। तब भी कई वारदातों में इनका शामिल होना आया है। जी ब्रजेश जी, इसके साथ ही जैसे स्लीपर सेल शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार लंबे समय से इसी की भूमिका, तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि स्लीपर सेल के मायने क्या हैं, कैसे आपके आसपास ये मौजूद हो सकते हैं, तो आपकी इन पर नज़र जाती ही नहीं है। कई बार होता क्या है, जैसे कई जो हमारे आसपास मौजूद हैं लोग, उनमें से ही कई स्लीपर सेल के सदस्य होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं अपने संगठन के लिए, लोग अनभिज्ञ बने रहते हैं। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों को देख करके हम समझ सकते हैं कि इसकी ये स्थिति होने वाली है? विकास, सही कहा आपने। जैसा इसका नाम है स्लीपर सेल, मतलब सोते हुए काम करने वाले जो आसपास में रहेंगे आपके, कोई वो किराने वाला भी हो सकता है, कोई पंचर बनाने वाला भी हो सकता है, ये सब काम करते हैं लेकिन आपको आसपास वालों को भनक तक नहीं लगती। ये अपने मकसद के लिए लगे रहते हैं, चुपचाप काम करते हैं। मतलब आजू बाजू वालों को, प्रदेश वालों, किसी को इनका संपर्क उनके बारे में पता पुलिस महकमे को इससे लग पाता है कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इनके जो स्लीपर सेल जिनके लिए काम करते हैं, उनके मोबाइल ट्रेसिंग में या उनके पकड़े जाने के बाद पता चलता है कि स्लीपर सेल की ये लोग स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे आपको पता नहीं चल पाता। फिर इसके बाद इनकी निगरानी होती है, इन पर नज़र रखी जाती है और तब इनका खुलासा होता है। ये आपके आसपास भी हो सकते हैं लेकिन नज़र नहीं आएंगे। इनका काम होता है जैसे धार्मिक उससे कट्टरवाद को बढ़ावा देना, हथियारों का एक दूसरे जगह से दूसरे जगह पहुंचाना और आतंकी घटनाओं में जो सीधे इन्वॉल्व होते हैं उनकी मदद करने के रूप में इनका काम आते हैं ये लोग। जी ब्रजेश जी, एक और छोटा सा सवाल यहाँ पर निकल करके आता है। जिस तरह से पूरे अगर मध्य प्रदेश की हम पृष्ठभूमि को देखें तो लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां ये लोग करते आ रहे हैं और अभी अगर हाल की एक घटना का जिक्र करें, जैसे विकास दुबे ने शरण ली थी मध्य प्रदेश में, तो बड़ा सवाल यही निकल करके आता है कि कई बार ये लोग यही मध्य प्रदेश इनके लिए क्यों ऐसी जगह बन जाता है जहाँ ये शरण लेना इनके लिए आसान होता है और यहाँ वो आकर के शरण लेते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख करके वो आकर्षित होते हैं इस तरफ? विकास जी, आपने सही सवाल किया है। मध्य प्रदेश में शरण स्थली इसलिए लेते हैं कि यहाँ बड़ी वारदात नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न है कि हमसे सीमा लगी, उत्तर प्रदेश की सीमा लगी है, महाराष्ट्र की सीमा लगी है, राजस्थान की सीमा लगी है, हम सेंटर में हैं। यहाँ यदि कोई वारदात करके भागने की कोशिश करेगा तो उसके पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे रहने से ये रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश में वारदात करने के बाद विकास दुबे यहाँ आए, चूँकि ये अपराधी रहते हैं, चाहे अंडरवर्ल्ड हो चाहे सिमी हो, इनके कहीं ना कहीं अपराधियों से कनेक्शन रहते हैं, तो शरण में आसानी से मिल जाती है कि एक दूसरे से कनेक्शन रहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम यहाँ आपको तो उज्जैन में भी ऐसे ही, जैसे विकास दुबे का आपने जिक्र किया, विकास दुबे उज्जैन में ही क्यों आए? महाकाल के दर्शन करने नहीं आए थे वो, दरअसल उनको शरण वहीं मिली थी, क्योंकि जहाँ अपराधी होते हैं आप और जहाँ उनसे नेटवर्क से जुड़े लोग होते हैं वही उनको शरण दे सकते हैं। आम आदमी तो शरण देगा नहीं, इस कारण वो शरण स्थली के रूप में अपराधी मध्य प्रदेश का उपयोग करते हैं। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक बार अंडरवर्ल्ड का भी बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है और अंडरवर्ल्ड के लोग भी यहाँ शरण लेने आते थे। दाऊद इब्राहिम थे, उनका राइट हैंड कहा जाता था, छोटा दाऊद। उसके खास और पूरी दुनिया में 10 मतलब टॉप स्मगलर जो रहते हैं, बड़े बड़े स्मगलर, उनमें से एक था इकबाल मिर्ची,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो निवास है भोपाल में, उनके बाजू में एक बंगला उन्होंने हड़पा था, जिसको अंग्रेजन का बंगला कहते हैं और आज की तारीख में भूत बंगला कहलाया जाता है। इकबाल मिर्ची का वो अड्डा हुआ करता था और यहाँ पे मशहूर संगीतकार हुआ करते थे गुलशन कुमार। उनके हत्यारे की अब्दुल्ला की लाश मिली थी। मतलब अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन हमने बिल्कुल, यानी कि अगर हम खंगालते जाएं तो सैकड़ों किस्से ऐसे निकल आएंगे जो मध्य प्रदेश से जिसके तार जुड़े हुए हों। फिलहाल एक और मेहमान ब्रजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिटायर्ड आईपीएस जीके पाठक जी हमारे साथ चर्चा में सम्मिलित होंगे। अब सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। सर, जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया है कि आईएस का नेटवर्क देश के 12 राज्यों में सक्रिय दिखाई देता है और उसमें मध्य प्रदेश का नाम शामिल है, तो सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। ऐसा है कि मतलब किसी भी राज्य में 12 राज्य उन्होंने जो आया होगा शोध या जो अनुसंधान में जी कि जो इस तरह के संगठन होते हैं ये अपने स्लीपर सेल्स को डेवलप करते हैं कई जगहों पर जी, और जिन राज्यों में थोड़ा कम संदेह हो, जो पीसफुल हो, वहाँ ज्यादा इस तरह के स्लीपर सेल को मतलब गुप्त एक्टिविटी आप कह सकते हो, जो बिल्कुल सुनने में भी नहीं आता, ऐसी एक्टिविटीज को जिंदा रखते हैं। और बाद में आप देखिए मध्य प्रदेश सिमी का तो बहुत बड़ा सेंटर रहा है और जेल में, यहाँ जेल के बाद फिर इनकाउंटर हुआ और इतनी कई घटनाएं मालवा में सिमी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। मतलब ये जो है मध्य प्रदेश में इस तरह की एक्टिविटी कोई एकदम नई नहीं है। आप नाम बदल लीजिए, लेकिन जैसे कई ऐसे जो मिलिटेंट संगठन है या इस तरह के जो जिहादी संगठन है, उनकी बेस मध्य प्रदेश में रही है और उसको मध्य प्रदेश पुलिस ने, जो मैंने महसूस किया है, जो देखा है ऑन सर्विस भी हमने देखा है, उसको बहुत अच्छी तरह से उसको काउंटर किया है। अगर मध्य प्रदेश में इस तरह के स्लीपर सेल बन करके या इस तरह के ऐसी एक्टिविटीज और डेवलप हो रही हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी पुलिस है, मैं सोचता हूँ बहुत सक्षम है और उसको अनर्थ करेगी। हमारा साइबर ब्रांच है, हमारा जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है, ये इसको बहुत तह तक इसको लेगा। निश्चित रूप से ये है कि बहुत सी चीजें, जो एक्टिविटीज हमारे विभाग के लोग करते हैं, उनको और इसमें अलर्ट रहना चाहिए कि इस तरह एक्टिविटीज कहीं चल रही है तो उनको उन पर प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव यानी कि अगर वो काम कर ही लिए, अगर फिर हम उसको निकाल पा रहे हैं स्टेट में, तो फिर वो बहुत फायदेमंद नहीं है। ठीक बात है सर। और सर, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। ब्रजेश जी नमस्कार। पाठक जी, हेलो पाठक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए ब्रजेश जी, बोलिए। मध्य प्रदेश में कई बार ऐसी घटनाओं की कोशिश हुई है, जैसे ब्लास्ट करने की कोशिश भोपाल में भी हुई थी। लश्कर ने, आपको तो याद होगा, लश्कर के लाल परेड मैदान में ब्लास्ट की कोशिश की गई थी और फिर वो बिजली नगर कॉलोनी में बम रख के चले गए थे। ऐसे पहले भी अंडरवर्ल्ड के भी कनेक्शन रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये उस समय ये जो है 1996 का हरकत उल अंसार, पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर नहीं हुआ था। ये जो कश्मीरी आतंकवादी थे, उन्होंने एक ही दिन में, मतलब एक ही 15 अगस्त को ही उन्होंने क्या कहते हैं, भोपाल में भी और जयपुर में भी कई जगह, 2-3 जगह ब्लास्ट किए थे। भोपाल में वो सक्सेस नहीं हुए थे, तो वो जो विद्युत कॉलोनी की, उस पर वहां उन्होंने उसको लगाया था। तो बेसिकली निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो, ये सेंट्रल प्रोविंस है। यहाँ भारत की लगभग जो गतिविधियां होती हैं उनकी वो परिलक्षित होती हैं। तो 1996 से लेकर के आज तक कई ऐसे संगठन हैं जो हम लोगों ने जिनको क्रैक किया है और जो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो इस क्षेत्र में हमको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, हमारी संस्थाओं को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि सॉफ्ट एरिया है, लोग बहुत सज्जन हैं, भोले हैं। इनके बीच में इस तरह की एक्टिविटी को आप देखिए, नक्सलाइट का ही देखिए, नक्सलाइट भोपाल के सिटी में काम करते थे। तो ये जो सॉफ्ट एरियाज होती हैं, इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंटी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए सॉफ्ट एरियाज में, कूल एरियाज में, पीसफुल एरियाज में अपने सेंटर डेवलप करना, इंस्टीट्यूट डेवलप करना, स्किल डेवलप करना
करना, ये बड़ा सरल रहता है। इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए, हमें इस तरह के उनको अनर्थ करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जी पाठक जी, जैसे कि भोपाल में नक्सली फैक्ट्री मिली थी आपके कार्यकाल के दौरान, तो ये नहीं लगता कि खुशकिस्मती है मध्य प्रदेश की कि यहाँ वो कोई बड़ी वारदात, कोई आज तक आतंकी संगठन नहीं कर पाए, नक्सली नहीं कर पाए भोपाल में या मध्य प्रदेश में, जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके बाद से? तो ये खुशकिस्मती है या पुलिस की सक्रियता लगती है आपको? नहीं, देखिए, जो उसको भी अनर्थ किया था वो इंटेलिजेंस बेस से ही किया था। कोई सदन ये इतना बड़ी फैक्ट्री थी। देखिए, आपने उस समय का आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान की कितनी एजेंसियां थी उसका इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। तो ये इंटेलिजेंस का ही काम है। और अभी भी जो सिम्मी का जो क्रैक नेटवर्क किया है उसमें हमारे कई जवान भी शहीद हुए हैं। और इस तरह के नक्सल ऑपरेशन भी हैं, इस तरह के ये जो इस्लामिक जिहादी संगठन है वो भी आते हैं, उनके स्लीपर सेल भी चलते हैं। तो उसको हमारा सिस्टम क्रैक करता है। लेकिन एक बात में जरूर आपसे सहमत हूँ कि हमको बहुत आज की परिस्थितियों में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। उनके नेटवर्क पर बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है, ताकि कहीं जहाँ शांति दिखती है, जैसे उज्जैन में एक समय में इनका बहुत बड़ा सेंटर रहा, मालवा में सेंटर रहा। मैं जब मंदसौर एसपी था तो मंदसौर में बैंक में इन्होंने सिमी वालों ने डकैती की थी। तो ये क्या है कि ये कई एरियाज जो कूल एरियाज हैं उन एरियाज में इनको शेल्टर मिल जाता है, इजीली पनाह मिल जाती है। आज की तारीख में सबसे दिक्कत ये है कि आप अबू सलीम वगैरह का जो आपके पास केस है पुराना, तो लोग राशन कार्ड बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो इस तरह के जो मिलिटेंट हैं, टेररिस्ट हैं, उनको पराश्रय देने के लिए उनको आश्रय मिल जाता है। और हमारे वहाँ इन चीजों पर भी चेक होना चाहिए। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जो आप बता रहे हो, जो चाहे ये 100% कर देना चाहिए कि जो भी आप किराएदार रखोगे, जिसको भी आप घर दोगे, वो 100% आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अब होता क्या है, हम इतनी लापरवाही से लेते हैं। उस सिम्मी के जो कनेक्शन ओपन हुए थे, आप देखिए उनने कितनी जगह फेक नाम से फेक चीजें बना करके वो रहते थे। अगर हम अपने सिस्टम को, इसमें केवल पुलिस नहीं है, इस सिस्टम को बनाने में कई एजेंसियां हैं। ये एजेंसियां अगर सक्रिय हो जाएं तो कम संभव होगा। लेकिन एजेंसियां क्या है कि जो आदमी, अगर आप बहुत थोड़ी अमाउंट पे राशन कार्ड बना रहे हो, तो बहुत थोड़ी अमाउंट में कुछ और चीज चल ले रहे हो, पासपोर्ट तक बन रहे हैं, आप देखिए। तो मतलब यानी कि सर सभी वर्गों को अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा, तभी हम ऐसी चीजों पर लगाम लगा सकेंगे। सिर्फ पुलिस जो जहाँ है, अगर माना देखिए आप कोई आदमी मकान ऐशबाग में किराए पे दे रहा है किसी को, पहले पुलिस को 100% ये मतलब सरकार को कानून बना देना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपना मकान किराए पे बिना तहकीकात कराए देता है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, उस पर दंड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। हमारे पास फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। और बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ब्रजेश जी, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगा और इस प्रतिक्रिया के साथ ही हम अपने दर्शकों से भी विदा लेंगे। स्लीपर सेल शब्द का उन्होंने जिक्र किया, इसके साथ ही उन्होंने समाज के हर एक वर्ग की भूमिका का भी जिक्र किया कि सभी को अपनी सहभागिता करनी होगी, जो जहां है वहां उसको जागरूक होने की आवश्यकता है। तो क्या कुछ कहेंगे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया? विकास जी, पाठक जी ने सही कहा है कि सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई घटना हो जाती है, हम जागरूक हो जाते हैं, हमारा प्रशासन तंत्र, पुलिस तंत्र भी सक्रिय हो जाता है और किराएदारों की सूचियां लेने लगता है। लेकिन जब वो घटना के कुछ दिन बाद फिर हम भी स्लीपर सेल की तरह सो जाते हैं, और जब कोई नई घटना आती है तो फिर हम फिर जागृत होते हैं। इससे बढ़िया है कि हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। और जैसे आप भी किराएदारों की, और हमारे दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी किराएदारों की सूची दें, ताकि जो छोटी मोटी घटनाएं भी होती हैं कि अपराधी आके शरण ले लेते हैं और वारदात करके चले जाते हैं, वो ना हो सके। यानी कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप किराएदारों का अगर नंबर नहीं लेते तो आप गंभीर लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अलर्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश का नाम उस फहरिस्त में शामिल है जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 राज्यों में IAS
पुलिस का सक्रिय नेटवर्क दिखाई देता है। अब देखने वाली बात यह होगी उसके बाद से तैयारियां क्या हैं। हालांकि मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाता है और आज तक किसी भी बड़े घटनाक्रम को आतंकी यहां पर कोई भी वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सके हैं। और इसके साथ ही गृह मंत्री की जो प्रतिक्रिया आई है उसे देखते हुए भी लगता है कि मध्य प्रदेश में काफी तैयारियां हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि स्लीपर सेल आपके आसपास किसी भी रूप में मौजूद हो सकता है और आप इसको सक्रिय भागीदारी के साथ इस आने वाली चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। पुलिस के साथ साथ सामाजिक भूमिका का भी आपको निर्वाह करना होगा ताकि हम मिल करके एक सुरक्षित मध्य प्रदेश की कल्पना कर सकें। हमारे इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।